नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे मुरैना की, क्योंकि आज पीएम मोदी मुरैना पहुंचे और मुरैना में एक बड़ी जनसभा को पीएम ने संबोधित किया। मुरैना में पीएम मोदी ने जनसभा कर कांग्रेस को जमकर कोसा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को एक समस्या बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी है। पीएम मोदी ने कहा कि खराब कानून व्यवस्था का श्रेय कांग्रेस को जाता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मजहब के आधार पर आरक्षण को लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संविधान में कोई भी विश्वास नहीं है। तो जमकर कोसा आज कांग्रेस को और कई बड़ी बातें भी कही। पीएम मोदी ने आज मुरैना के दौरे पर रहे। मुरैना में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद मध्य प्रदेश का विकास और गति पकड़ेगा। कांग्रेस के लिए अपना परिवार सब कुछ है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है। और इसके साथ ही कांग्रेस पर वार करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है। महिलाओं के गहने लेना चाहती है कांग्रेस। सुनवाते हैं आपको। भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, पिछले दरवाजे से किया। खुद बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। उस दौर में कांग्रेस ने एमपी को देश के बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया था। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरने के बाद एमपी और चंबल को नई पहचान दिलाई है, गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा, अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। तो वहीं मुरैना में पीएम मोदी ने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में आई तो ये टैक्स लगाएगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने अपनी विरासत की संपत्ति बचाने के लिए पहले इनहेरिटेंस टैक्स कानून को समाप्त किया और जब मामला निपट गया तो फिर सत्ता पाने के लिए ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते। तो मुरैना में आज कई बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही, लेकिन विरासत टैक्स को लेकर जमकर निशाना साधा है कांग्रेस पर। और इसी पर अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक जी जुड़ गए हैं और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का ही स्वागत है विस्तार न्यूज पर। मुकेश जी, कई बड़े आरोप आज मुरैना में लगाए गए हैं और इन आरोपों को कैसे देखती है कांग्रेस और क्या कुछ जवाब देना चाहेगी? मुकेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
ठीक है, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हितेश जी, कई बड़े आरोप आज लगाए हैं पीएम मोदी ने, कई बड़ी बातें कही हैं विरासत टैक्स को लेकर। ठीक है हितेश जी, लौटूंगी मैं आपके पास। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़े आरोप लगाए हैं आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर, क्या कुछ जवाब देगी इसका कांग्रेस? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। हितेश जी, आप बताइए, क्योंकि जिस तरह से बड़े आरोप तो कांग्रेस पर लगा दिए गए हैं, क्या लगता है किस तरह से जवाब देना चाहेगी अब इस पर कांग्रेस, और बीजेपी का क्या कुछ कहना है? देखिए, मुझे लगता है प्रत्यक्ष किम प्रमाणित। दो लोगों ने एंडोर्स किया है। एक जो कॉन्सेप्ट है उसको राहुल गांधी जी ने रखा अपने भाषणों में कि वे किस प्रकार से संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी कि यदि आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपसे ले लेंगे और उसको लेकर दूसरों को दे देंगे जिनके पास नहीं है। तो ये उन्होंने कल बड़ी व्याख्या करके अपने भाषण में बताया जी। फिर इसकी और व्याख्या सैम पित्रोदा साहब ने कर दी। पहले तो हम इसको समझ रहे थे कि कोई गलती हो गई होगी, लेकिन जितने स्ट्रक्चर्ड तरीके से सबसे आ रहा है, सैम पित्रोदा साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब आपकी 55% संपत्ति राष्ट्र के नाम जैसी अमेरिका में हो जाती है, बहुत अच्छी पद्धति है, और 45 आप ले जाओगे। यानी कि एक दिन जो 20 एकड़ जमीन है वो 10 एकड़ बचेगी बच्चों के लिए, 10 एकड़ कांग्रेस ले जाएगी, कांग्रेस की सरकार ले जाएगी। तो ये तो बहुत ही बेसिर पैर की बातें हैं और क्रांति ला देगी देश में, देश में अराजकता फैला देगी। आखिर लोग अपने संतानों के लिए कुछ देकर जाना चाहते हैं, वो आपको क्यों दें? ठीक है, तो एक बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस ने अपना मन रखा है। ठीक है हितेश जी, अब क्या जवाब इसका है कांग्रेस के पास? मुकेश जी क्या कहेंगे? हितेश जी को भी आप सुन रहे होंगे, इसके साथ ही आपने मुरैना में पीएम मोदी को भी सुना होगा, कई बड़े आरोप लगे हैं कांग्रेस पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल असत्य कथन कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने 1985 में इनहेरिटेड संपत्ति पर जो कर है उसको माफ किया है, टैक्स को माफ किया है, और तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे बीजेपी के जयंत सिन्हा, इन्होंने इसका समर्थन किया था, और बीजेपी के सारे नेताओं ने तत्कालीन जो थे वहां, सिन्हा साहब, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। ये कह रहा है कि कांग्रेस के नेता और राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए ये किया। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नेहरू जी का जो आनंद भवन था, क्या वापस ले लिया कांग्रेस ने? हजारों करोड़ का आनंद भवन इलाहाबाद का, उसको दान कर दिया, वो इनहेरिटेड संपत्ति थी जी। ठीक है, वापस ले लिया क्या उसको? ठीक है हितेश जी, क्या कहना चाहेंगे? और इस कानून जी ठीक है, हितेश जी से जवाब ले लेते हैं। नायक साहब का सवाल बिल्कुल सही है। हाँ नायक साहब, आनंद भवन यदि दिया था तो उसको बदले में पूरा नेशनल हेराल्ड खा गए 3000 करोड़ से ऊपर का, और जमानत पे हैं दोनों माता और बेटे। तो ये तो हमने देखा है ना कि भाई जहां पर एक दौर था जब नेहरू जी ने, उनके पिताजी ने, मोतीलाल जी ने दिया, तो जो बच्चे थे जो कमा नहीं पा रहे हैं, उन्होंने 3000 करोड़ का माल अंदर कर लिया। ठीक है, ठीक है तेजी, क्योंकि देखिए अब मुद्दा उठ गया है, कांग्रेस को जमकर घेर भी लिया गया। अब जवाब इसके किस तरह से सामने आएंगे ये देखना होगा, और बीजेपी कैसे इस पर अपना पक्ष रखती रहेगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इधर मुरैना में कई बड़ी बातें तो आज पीएम मोदी ने कही, चुनावी हुंकार भी भरी। तो आज पीएम मोदी 6वीं बार मध्य प्रदेश आए थे, और चलिए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कब कब पीएम मोदी एमपी के दौरे पर रहे। 6 तस्वीरें देखिए। पहली बार 7 अप्रैल को जबलपुर दौरा रहा पीएम मोदी का, उसके बाद 9 अप्रैल को बालाघाट पहुंचे दूसरी बार पीएम मोदी, तीसरा दौरा पिपरिया में 14 अप्रैल को, चौथा दौरा दमोह में 19 अप्रैल जब पहले फेज की वोटिंग मध्य प्रदेश में चल रही थी, 5वीं बार 24 अप्रैल को सागर, हरदौर, भोपाल के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री, और आज 6वीं बार यानी 25 अप्रैल को मुरैना में पीएम ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुरैना पहुंचे, लेकिन इसके पहले लगातार चुनावी प्रचार जारी है, और चुनावी प्रचार की शुरुआत अप्रैल के महीने में 7 अप्रैल से हुई। जबलपुर से शुरुआत हुई, जबलपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित रोड शो भी हुआ, और ये देखिए 9 अप्रैल को पीएम मोदी बालाघाट पहुंचे, पिपरिया पहुंचे, उसके बाद 9 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल को फिर दमोह, सागर, मुरैना की बारी आज आई, जब मुरैना में एक बड़ी जनसभा को पीएम ने संबोधित किया। तो देश के दिल से मोदी का संदेश जारी है, और देश के दिल मध्य प्रदेश में प्रचार भी जारी है।
तीसरे फेज के लिए चुनावी प्रचार चल रहा और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी मुरैना पहुंचे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी ताल ठोक दी है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आज चाचा प्रोफेसर रामगोपाल के साथ कन्नौज पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। तो अखिलेश यादव को लेकर जो संशय था वो अब साफ हो चुका है। कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। चुनावी ताल उन्होंने ठोक दी है और यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी प्रत्याशी हैं और देखिए नामांकन भी उन्होंने भर दिया है। अब आज चाचा प्रोफेसर रामगोपाल के साथ कन्नौज पहुंचकर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। बिलासपुर के रतनपुर में खुटा घाट डैम में मछली पकड़ने गए मछुआरों की नाव पलट गई। नाव में 2 भाई सवार थे जिनमें से एक लापता बताया जा रहा है। दरअसल अचानक तेज तूफान आने से नाव पलटी और इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ दूसरे भाई की तलाश कर रही है। और अगली खबर है अब धमतरी से, जहां उम्र कैद का एक सजायाफ्ता फरार हो गया। जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में हेमलाल सोनी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद कैदी हेमलाल सुरक्षा बलों के साथ जेल के लिए रवाना होने वाला ही था, लेकिन इसी बीच हेमलाल सुरक्षा बलों को धक्का देकर मौके से फरार हो गया। अब पुलिस हेमलाल की तलाश में जुटी हुई है। का एक कैदी था जो कल रात्रि में 7 बजे धक्का दे करके हमारे हवलदार को फरार हो गया। अभी उसके पता तलाश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो जल्दी पकड़ा जाएगा। इधर कांकेर के पखांजूर में नक्सली बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। दरअसल कांकेर के छोटे बेटिया में हुई मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था, जिसका कई व्यापारियों में कोई असर भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बस के पहिए थमे हुए नजर आए। तो देखिए मिलाजुला असर देखने को मिला है। बसें जहां आज बंद रही, यात्री बस बंद रही, तो वहीं व्यापारियों में इसका असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी ने एक नया दांव खेला है। पार्टी ने अब राज्य के 8,50,000 बुजुर्ग परिवार के लिए आयुष्मान फॉर्म भरवाने का ऐलान कर दिया। बीजेपी का वादा है कि बुजुर्गों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। खास बात ये कि रणनीति पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान बनाई गई। सभी लोकसभा में बीजेपी के कार्यकर्ता बुजुर्गों से फॉर्म भरवाने जाएंगे और इसकी शुरुआत आज से हो गई है। बता दें कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान महतारी वंदन योजना का विधानसभा वार फॉर्म भी भरवाया था और इसका चुनाव में बहुत बड़ा असर भी देखने को मिला और राज्य में बीजेपी की सरकार भी बनी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान फॉर्म को भी चुनाव के लिहाज से खास माना जा रहा है। बुजुर्गों का ऐसे समय में अगर उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्त रहें, वो बुजुर्ग मुक्त रहें, वह परिवार मुक्त रहें। 5 लाख तक का जो चिकित्सा है वो हम कराएं। वर्गों के बुजुर्गों का ऐसे समय में अगर उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्त रहें, वो बुजुर्ग मुक्त रहें, वह परिवार मुक्त रहें। 5 लाख तक का जो चिकित्सा है वो। और पीएम मोदी के दौरे के दौरान बनाई गई इस रणनीति को हम और समझने की कोशिश करेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी रवि मेरी जुड़ रहे हैं। रवि, क्या लगता है कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था चुनाव के पहले फॉर्म भरवाए गए महतारी वंदन योजना की, जिसका लाभ भी निश्चित तौर पर बीजेपी को मिला और वही रणनीति अब लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही है। ऋतु, आपने ठीक कहा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि महतारी वंदन योजना का जो फॉर्म को बीजेपी ने भरवाया था उसका बड़ा असर देखने को मिला था। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में बड़ी बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई और हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने लाखों फॉर्म भरवाए थे और उसी तर्ज पर अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चरण का तो मतदान हो गया, लेकिन दूसरे चरण में 3 सीटों पर यहाँ वोटिंग होनी है। उसके बाद तीसरे चरण में यहाँ 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। मतलब छत्तीसगढ़ के 10 ऐसे सीट है जहाँ पर अभी वोटिंग होनी है। उससे पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और ये दांव कब खेला गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आते हैं, 2 दिन छत्तीसगढ़ में रुकते हैं और इसी दौरान ये रणनीति बनाई जाती है कि बुजुर्गों का भी अब ख्याल रखा जाएगा, बुजुर्गों से भी अब वादा किया जाएगा, बुजुर्गों का भी अब साथ चाहिए बीजेपी को। मतलब आप बीजेपी की रणनीति को समझिए कि महिलाओं के लिए उन्होंने वादा किया और उन्होंने महतारी वंदन योजना लाई और 1,000 रुपये हर महीने देने का घोषणा किया और उसको लागू भी कर दिया। उसी तर्ज पर अब बुजुर्गों को भी
निःशुल्क इलाज देने का उन्होंने वादा किया है। और इसका चुनाव में कितना फ़ायदा होगा? चुनाव में बड़ा फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि राज्य में 8.5 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग हैं और आपके सबके हमारे सबके परिवार में कोई बुजुर्ग होता है और बुजुर्ग बुढ़ापे के समय में उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा बीमारियां होती रहती है, इसीलिए इलाज के लिए ज़्यादा खर्चा भी उठाना पड़ता है, तो परिवार को भी आर्थिक रूप से बोझ उठाना पड़ता है। तो इसी बोझ को हल्का करने की ये कोशिश है बीजेपी की और इससे वो वोट बैंक साधने की भी कोशिश होगी रवि ये। लेकिन इसके साथ ही ये भी समझना जरूरी है क्योंकि देखिए घोषणाएं तो अक्सर देखने को मिलती हैं, एंड वक्त पर घोषणाएं करते हैं राजनेता, लेकिन फॉर्म भरवाना आचार संहिता के नियमों के तहत आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ इसके पीछे के पॉइंट्स है रवि? देखिए, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि बीजेपी लगातार महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवा रही थी, हजारों लाखों फॉर्म भरवाए गए और अभी लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी भी फॉर्म भरवा रही है। कैसा फॉर्म भरवा रही है? वो न्याय गारंटी की फॉर्म भरवा रही है, जिसमें महालक्ष्मी न्याय गारंटी वो योजना वो लागू करना चाहते हैं कि जिसके तहत महिलाओं को 1 लाख रुपये देने का उन्होंने वादा किया है और उसका फॉर्म भरवा रहे हैं। मतलब दोनों पार्टी की तरफ से ही फॉर्म भरवाने का काम चल रहा है। तो इस पर अभी तक तो निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है कि ये आपत्तिजनक है या आचार संहिता का उल्लंघन है। जब निर्वाचन आयोग होगा कि विधानसभा चुनाव में तो पार्टी को फायदा मिला, हालांकि विधानसभा चुनाव में एक बड़ी घोषणा कांग्रेस ने भी की थी लगभग 2 से 3 दिन पहले। अब लोकसभा चुनाव में फॉर्म भरवाने का फायदा बीजेपी ले पाती है या नहीं, इस पर भी नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और भोपाल में पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी पूरे जोश में है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा ने कहा कि इस रोड शो के बाद बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। सर, कल प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, एक तस्वीर आई थी कि प्रधानमंत्री आपसे कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे प्रधानमंत्री? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके नेता हैं, हमारे नेता हैं। राजा भोज की नगरी, रानी कमलापति की नगरी भोपाल में पधारे थे। उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ, उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ, उनका आशीर्वाद भी मिला, हमारा संवाद भी हुआ। प्रधानमंत्री जी मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं कि आलोक अच्छे से चुनाव लड़ो और काफ़ी मतों से अच्छी लीड लेकर जीत कर दिल्ली आओ। ये कुछ संख्या भी तय कर दी, जीत का परसेंटेज कुछ तय कर दिया, 5 लाख से 6 लाख से, ऐसा कुछ? जनता तय करती है, ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं भोपाल का बेटा हूँ, भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद बनाया है, महापौर बनाया है, महापौर के रूप में मेरे विकास के कामों को देखा है। आलोक जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, कल प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, बेहतर रोड शो रहा, हज़ारों की संख्या में लोग आए। एक जो सबसे खास बात रही कि प्रधानमंत्री का रोड शो वहाँ से शुरू होता है जहाँ से पुराना शहर खत्म हो जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री पुराने शहर और नए शहर दोनों के बीच में मौजूद थे, ट्रांजिट पॉइंट पे थे। क्या आपको लगता है तमाम समाज के लोग इकट्ठा हुए तो ये असर चुनाव में किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा? देखिए, आप अटक से लेके कटक तक चले जाइए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए। कल राजा भोज की नगरी और रानी कमलापति की नगरी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक दिखी। मैं समझता हूँ अनेकता में एकता दिखी। और जिस प्रकार की भोपाल की जनता जनार्दन ने अपने लाडले नेता का, अपने लाडले प्रधानमंत्री का जिस गर्म सोची के साथ स्वागत किया, मैं समझता हूँ ऐसा स्वागत भोपाल राजा भोज की नगरी में आज तक आज़ादी के बाद किसी का नहीं हुआ। क्योंकि भोपाल की एक गौरवशाली संस्कृति है, भोपाल की एक गौरवशाली परंपरा है, उसको भोपाल की जनता ने आगे बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भोपाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उसमें अपना विश्वास व्यक्त किया है। और ये आलोक शर्मा थे जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के आने के बाद उन्हें बूस्टर डोज मिला है और ये चुनाव के परिणाम में भी नजर आएगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल। तो पूरे देश में दूसरे चरण के लिए वोटिंग की तैयारियां जारी हैं और दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए मतदान दल आज से रवाना होना शुरू हो गए हैं। बता दें, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। बुंदेलखंड और विंध्य की रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, होशंगाबाद, खजुराहो और दमोह में मतदान होना है। तो छत्तीसगढ़ की 3, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में कल वोटिंग होगी। तो मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 यानी कि कुल 9 सीटों पर कल मतदान हो रहा है और देश भर की कुल 88 सीटें हैं जिनमें कल मतदान होगा। चुनाव आयोग की तैयारियां लगातार जारी हैं। मतदान दल आज से रवाना होना भी शुरू हो गए हैं और दूसरे चरण की वोटिंग कल होगी, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। तो एमपी की 6 सीटें, जिसमें से विंध्य और बुंदेलखंड की सीटें शामिल हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कुल 9 सीटें हैं।
दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम, खजुराहो, टीकमगढ़, सतना, दमोह और रीवा, ये 6 सीटें जहां मतदान होने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की 3, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में कल वोटिंग होगी और आज मतदान दल रवाना होना शुरू हो गए हैं। तो दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। तो चलिए अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर आज की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सतना, नरसिंहपुर, राजनांदगांव, कांकेर में सेकंड फेज में वोटिंग होनी है, जिसके लिए मतदान दल केंद्र के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की, सतना और नरसिंहपुर, तो 2 तस्वीर कांकेर और राजनांदगांव, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं और ये दिखा रही हैं चुनाव आयोग की तैयारियां। मतदान दल रवाना हो गए हैं आज और इसके साथ ही कल वोटिंग होगी मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर। तो बता दें, दूसरे चरण में कांकेर लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है और कांकेर लोकसभा सीट में 26 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसे लेकर कांकेर जिला प्रशासन ने हर विधानसभा में 10 संगवारी बूथ बनाए हैं। इनकी कमान महिला मतदान कर्मी और महिला सुरक्षा कर्मियों के हाथों पर है। नंदनमारा के संगवारी मतदान केंद्र में महिला मतदान कर्मियों को कलेक्टर, गाँव के सरपंच और स्कूल की महिला कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया, जिनसे विस्तार न्यूज ने खास बातचीत भी की। कांकेर लोकसभा के दूसरे चरण में कल 26 अप्रैल को मतदान होना है। कांकेर जिले के तीनों विधानसभा की बात करें तो महिला वोटर्स की जनसंख्या या महिला वोटर्स यहां अत्यधिक है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने जो है ऐसे संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया है जिनकी कमान जो है पूरे महिलाओं के हाथ में है। इस वक्त मैं जो है कांकेर के नांदनमारा में हूँ और इस नांदनमारा पोलिंग बूथ में जितने इस पूरे महिला जो है महिला कर्मचारियों के हाथ में यहाँ की कमान है, इनसे बात करते हैं कि आखिर जो है कितनी उत्साह है इन लोगों में। मैम, अक्सर देखा जाता है कि पुरुषों के हाथ में रहता है, ये पूरा बूथ जो है आप लोगों के हाथ में है, वोटर्स जो है आएंगे और वोट डालेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इस बारे में मेरा यही कहना है कि चाहे पुरुष वोटिंग कराए चाहे महिला वोटिंग कराए, सबको अपना चुनाव, अपना जो भी मत है वो अपना मत का अधिकार करना चाहिए, मत देने आना चाहिए और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि किसी को कोई भी असुविधा ना हो। कितनी उत्साह है आप लोगों को जो है? हम लोग को ये मौका मिला, इसलिए हम लोग बहुत उत्साहित है। पहले भी एक बार करवा चुके हैं, तो अभी जो इतना अच्छा हम लोग को ये मतदान केंद्र मिला उसके लिए हम लोग के अंदर बहुत उत्साह भरा। ऊपर से हम लोग की स्वागत इतने अच्छे तरीके से हुई कि जो काम करने की इच्छा थी वो और डबल हो गई है। कितनी उत्साह है मैम, क्योंकि महिलाओं के हाथ में कमान है? सर, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि पहला ड्यूटी है मेरा और इतने अच्छे से यहाँ स्वागत हुआ है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बहुत अच्छे से मतदान। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मध्य प्रदेश की 6 संसदीय सीटों पर 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को मतदान होगा और इसे लेकर छतरपुर जिले में मतदान सामग्री का वितरण भी हुआ। उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में मतदान सामग्री बांटी गई, जिसके बाद मतदान दल रवाना हुआ। सामग्री स्थल पर विशेष रूप से व्यवस्थाएं की गई थी।